तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इसमें 4 ग्रुप दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग ग्रुप बी की जो क्लासेस है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग पेपर 5 का नाम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा इसी में भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन एवं सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका वहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ हेडिंग। अगर हम लोग देखें तो ये पूरे पेपर 5 को टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया है, ये हम लोग सभी को पता है। ग्रुप ए जो है वो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें टोटल आपके 11 टॉपिक दिए हुए हैं। वहीं अगर हम लोग ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी जो है वो आपका सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके साथ आर्थिक मुद्दे यानी कि इकोनॉमिक इशू, इसके अलावा भारत की विकास की जो है वो रणनीति यानी कि इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो इस सेकेंड जो ग्रुप है इसमें हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति, इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी जो है वो आपके 11 बड़े बड़े टॉपिक दिए हुए हैं और इन 11 जो टॉपिक है इसकी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका ग्रुप बी है इसमें टोटल 11 टॉपिक दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी है आपका आर्थिक सुधारों का स्वरूप। तो ग्रुप सी देख रहे थे हम लोग, जहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक सुधारों का स्वरूप तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ना है और साथ ही साथ इसका नेचर और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी पे, वो हम लोगों को जानना होगा। ये है आपका ग्रुप सी। वहीं अगर हम लोग ग्रुप डी की बात करें जिसमें आपके टोटल 5 टॉपिक दिए हुए हैं, वो है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, मुद्दे, चुनौतियां तथा रणनीति, यानी कि इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशू, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका टोटल 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। तो अगर हम लोग ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपके 11 टॉपिक दिए हुए हैं। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसकी बात की जा रही है। इसमें अगर हम लोग पहला ग्रुप की बात करें, इसमें सभी को एक साथ लिखा गया है, वहाँ से ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप ए का ग्रुप नंबर पहला, मतलब ये टॉपिक नंबर पहला। यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है, उसका मापन और अल्प विकास की विशेषताएं, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका विकास के संकेतक यानी कि इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोगों को HDI, GDI, GEM इसको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ कि HDI में भारत की प्रगति कैसी है वो देखना है। इसके अलावा तीसरा नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूंजी तथा तकनीक की क्या भूमिका है। टॉपिक नंबर 5 की बात करें तो वो है आपका सतत विकास, जिसमें हम लोगों को सतत विकास की अवधारणा, इसके सांकेतक, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय धारणीयता क्या है वो जानना है, हरित GDP की अवधारणा जानना है, साथ ही साथ भारत में सतत विकास की रणनीति और इसका क्या नीति है वो हम लोगों को पढ़ना है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें तो वह है आपका समावेशी विकास का अर्थ, साथ ही साथ 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास नीति की रूपरेखा क्या रही है, इसके बारे में पढ़ना है। वहीं छठे नंबर टॉपिक की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो वंचित वर्ग है, जैसे कि SC, ST, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियाँ, महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं जो भी विकासात्मक स्थिति है, जैसे कि आपका TSP के अलावा है SC, SP और जो आपका अल्पसंख्यक है यानी कि माइनॉरिटीज़ वाला है, तो अल्पसंख्यकों समेत उनके विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं इनको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम 7वें नंबर टॉपिक की बात करें तो वो है आपका गरीबी और बेरोजगारी। इसमें हम लोगों को गरीबी और बेरोजगारी का माप और प्रवृत्ति देखना पड़ेगा, BPL परिवारों का चिन्हित करना और आपका HPI
जो है वो आपका देखना पड़ेगा बहुआयामी भारतीय गरीबी सूचकांक, यानी कि HPI में हम लोग पढ़ना पड़ेगा क्या, मल्टी डायमेंशनल इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक नया टॉपिक हो जाता है खाद्य और पोषक सुरक्षा, इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सरकार की क्या क्या नीतियाँ स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है वो देखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है नियोजन की रणनीति, यानी कि प्लानिंग का स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और इसका रणनीति पढ़ना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स, इसको देखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको पढ़ना है और इसकी क्या भूमिका रही है और इसके कार्य पढ़ना है। और साथ ही साथ जो है वो आपको योजना आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन एंड रोल ऑफ NDC प्लानिंग कमीशन। तो फंक्शन उसका भी क्या है, उसका कार्य क्या है और उसका भूमिका यानी कि उसका रोल क्या है, ये पढ़ना है NDC के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा योजना आयोग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हम सभी को पता है योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के बारे में भी जानना होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे देखना है विकेंद्रित योजनाएं, विकेंद्रित नियोजन यानी कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में। और फिर हम लोग इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, और साथ ही साथ PRIS का कॉन्सेप्ट क्या है और भारत में मुख्य पहल क्या है, ये हम लोगों को देखना है। तो ये जो है पूरा आपका ग्रुप B का यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो हम लोग ये वाला टॉपिक है प्लानिंग कमीशन वाला, इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को जो है वो हम लोग आने वाले 9 से 10 लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, प्लानिंग स्ट्रेटेजी यानी कि नियोजन की रणनीति, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान, साथ ही साथ फंक्शन एंड रोल ऑफ NDC प्लानिंग कमीशन, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग भारतीय आयोजन यानी कि प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके आगे की जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका हम लोग परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बोला जाता है कि भारत की विकास की आवश्यकताओं की तुलना में कम मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। तो भारत में जो है विकास की आवश्यकता जो भी है उसकी अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो उसके कंपेरिजन में हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, कम है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उनके प्रयोग से अधिकतम कल्याण का जो है वो सृजन किया जाए। तो कम संसाधन में ही हम लोगों को अधिकतम मैक्सिमम कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब सब तरह के दुरुपयोग से बचा जाए। तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग संसाधनों का मिसयूज नहीं करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि 1947 से लेकर 2017 के लगभग 70 वर्ष की अवधि में 65 वर्ष आयोजनबद्ध विकास के रूप में बीते हैं। तो 1947 से लेकर 2017 तक जब तक आपका योजना आयोग काम किया है, तो 1947 से लेकर 2017 तक लगभग ये जो 65 साल है, मतलब 70 साल है, इन 70 साल में हम लोग का देश जो है वो 70 साल में 5 साल को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा 65 साल ये आपको किसी न किसी प्लानिंग के तहत ही चलता हुआ दिखाई देता है। और ये हम लोग की अर्थव्यवस्था की बहुत ही बेहतर क्या है, एक विशेषता भी है। योजना में प्रत्येक 5 वर्षों योजना की बात करें तो योजना में प्रत्येक 5 वर्षों की योजना होती थी। तो योजना में विकास का उद्देश्य होते थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक उत्पादन और उपभोग के लक्ष्य रखे हुए रहते थे। इनके अलावा आवश्यक वित्तीय संसाधनों का भी उल्लेख रहता था। तो जो भी योजना रहता था यानी कि जो 5 ईयर प्लान रहते थे पहले, उसमें योजना में उसका उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य, साथ ही साथ कितना उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, इसका भी लक्ष्य होता था। इसके अलावा आवश्यक वित्तीय संसाधनों का भी उसमें जिक्र किया रहता था। अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो साधारण शब्दों में यह आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए, अर्थात हमें उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का ब्यौरा तैयार करना होगा। तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका मानवीय और उसका भौतिक संसाधनों का हम लोग के पास पूरा डाटा, उसका पूरा जो है वो ब्यौरा तैयार होना चाहिए।
प्राथमिक संसाधनों का विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाना चाहिए। तो जो भी आपका प्राथमिक संसाधन है, तो उन प्राथमिक संसाधनों का विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में प्राथमिकता के आधार पे जो है वो आवंटन किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी आपका प्राथमिक संसाधन का जो भी उपयोग है, उसको हम लोग कैसे उसका वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है वो लक्ष्य और उद्देश्य दोनों को निर्धारित करना होता है, और इसको जो है वो एक निश्चित अवधि तक इसको प्राप्त करना होता है। साधारणतः देखा जाए तो ये 5 वर्षों में प्राप्त करना होता है। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध संसाधनों के आवंटन तथा उनके उपयोग हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम की इस क्रिया को आर्थिक आयोजन का नाम दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि आवश्यकता अनुसार जो भी उपलब्ध संसाधन है, इन उपलब्ध संसाधनों के आवंटन तथा उनके दुरुपयोग हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम को ही आर्थिक आयोजन का नाम दिया गया है। और योजना कितनी सफल रही है, इस बात पर निर्भर करता है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो पाया या फिर नहीं। तो अगर आप जो भी लक्ष्य रखा गया था, आप अगर उसको प्राप्त कर लिए, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो ये था कंप्लीट हो गया, मतलब वो सफल रहा। जो भी आपका स्ट्रेटेजी था, योजना था, कंप्लीट सफल रहा। ठीक है ना। तो ये था आपका टोटल परिचय, और इस परिचय में आपको यहाँ तक की बात जो है वो बताई गई है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो ये हम लोगों को भारत में आयोजना की रणनीति पढ़ना है, और इस आयोजना की जो रणनीति है, इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़ना है। एक तो हम लोगों को 5 ईयर प्लान पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, और दूसरा हम लोगों को पहले तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि योजना आयोग पढ़ना है, लेकिन योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया है। तो थोड़ा सा योजना आयोग का जिक्र कर देंगे, फिर उसको कैसे नीति आयोग में चेंज कर दिया गया वो हम लोग पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ देखिए, हम लोग तो एनडीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय विकास जो है आपका परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को देखना है। और ये जो आपका पंचवर्षीय योजना है, इसका हम लोगों को उद्देश्य, रणनीति और उपलब्धि पढ़ना है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग यहाँ पे इसको आगे लेकर चलेंगे। इसको हम लोग जानने से पहले जो है वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आप जब भी ये सुनते होंगे तो यहाँ पे आयोजना यानी कि जो है प्लानिंग के बारे में पढ़ते होंगे, 5 ईयर प्लान के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपका टर्मिनोलॉजी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। क्या है देख लीजिए। पहला टर्मिनोलॉजी है आदेशनात्मक नियोजन, यानी कि इम्पेरेटिव प्लानिंग। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या वो देख लीजिए। आदेशनात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। तो इसमें राज्य सरकारी संस्थाओं का इसमें व्यापक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, डायरेक्ट। और इस नियोजन में केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है, और इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया जो है वो केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसको केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। तो आदेशनात्मक नियोजन ये केंद्रीकृत नियोजन है, इसको केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। एक है आपका निर्देशनात्मक नियोजन, यानी कि डायरेक्शनल प्लानिंग। इसमें बोला गया है कि निर्देशनात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है, और इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन जो है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक है 3rd नंबर संरचनात्मक नियोजन है, यानी कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग। और इसमें बोला गया है कि यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे कि भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, ये सभी संरचनात्मक नियोजन हैं। इन सभी के द्वारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका प्रकार्यात्मक नियोजन, यानी कि फंक्शनल प्लानिंग। ये क्या होता है वो देख लीजिए। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह जो है वो आपका प्रकार्यात्मक
नियोजन कहलाता है। जैसे कि हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई थी। तो प्रकार्यात्मक क्या होता है कि यह आर्थिक नीति जो है वो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत विधि में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाता है। ठीक ना। तो मतलब कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आप नए नए हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग करने लगे थे हरित क्रांति में। तो ये आपका प्रकार्यात्मक नियोजन कहलाया। उससे आपका उत्पादन में वृद्धि होगा। एक है आपका विकेंद्रीकृत नियोजन यानी कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। यहाँ बोला जा रहा है कि इस प्रकार के नियोजन में कुछ विशेष निर्णय जो है वो केंद्रीय सत्ता के द्वारा लिया जाता है तथा शेष समस्त जो निर्णय है वो निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तरीय संस्थाओं को होता है। अतः इस प्रकार का नियोजक प्रजातांत्रिक देशों में पाया जाता है यानी कि लोकतांत्रिक में। इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं। भारत में वर्ष 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए विकेंद्रीकृत नियोजन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया गया है और इसे नीतिगत नियोजन या फिर निर्देशनात्मक नियोजन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए दीर्घावधिक नियोजन यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो दीर्घावधिक नियोजन के अंतर्गत लक्ष्यों को तय किया जाता है तथा रणनीतियों का निर्धारण एक लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि विजन 2020, जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2070 तक की देश की जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना है। इसका यही टारगेट है। सामान्यतः इसे परिप्रेक्ष्य योजना उद्देश्य भी कहते हैं दीर्घावधिक नियोजन को। एक होता है आपका अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान। बोला जाता है कि इस योजना के अंतर्गत जो दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का जो है वो निर्धारण भी किया जाता है, जिससे निश्चित समय के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि आप अगर 20 साल के लिए योजना बनाए हैं कि 20 साल में हमको ये चीज़ करना है, तो उसको करने के लिए आप उसको प्रत्येक साल एक साल में हम बोलेंगे कि एक साल में इतना आगे बढ़ेंगे, दूसरे साल में इतना आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे। इस तरह से करते करते आप 20 साल का जो टारगेट बनाए वो अचीव कर जाइएगा। वही आपका रोलिंग प्लान। एक होता है आपका अल्पकालिक नियोजन जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं। और यहाँ बोला जा रहा है कि सामान्यतः वार्षिक आधार पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना ही अल्पकालिक योजना कहलाती है। तो वार्षिक आधार पर मतलब कि साल भर के लिए योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण कीजिएगा, वही आपका अल्पकालिक योजना कहलाती है। इसकी अवधि 3 या 4 वर्ष तक भी हो सकती है। आगे देख लीजिए राष्ट्रीय नियोजन यानी कि नेशनल प्लानिंग। तो जब शीर्ष केंद्रीय संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसको राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना, ये सभी राष्ट्रीय नियोजन हैं। क्षेत्रीय नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि जब किसी क्षेत्र विशेष को, तो क्षेत्रीय नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग देख रहे थे, तो बोला जाता है कि जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय जो है नियोजन कहते हैं। प्रायः क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही हिस्सा होता है। जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं का निर्धारण करना, बोलना कि ये तो हम कोई योजना लाए हैं लेकिन इस योजना को हम लोग ज़्यादा फोकस उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कर रहे हैं या फिर दक्षिण के राज्यों के लिए कर रहे हैं या फिर हम लोग उत्तर के राज्यों के लिए कर रहे हैं। तो ये सभी आपका हो जाएगा क्षेत्रीय नियोजन। तो आई होप ये जो 7-8 गो वर्ड था टर्मिनोलॉजी से संबंधित ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए भारत में विकासात्मक योजनाओं का युग। तो भारत में योजनाओं का अलग अलग युग रहा है यानी कि एरा ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया। तो पहले हम लोग देखते हैं भारत में आर्थिक आयोजन की जो क्रिया है वो पहले पंचवर्षीय योजना के साथ 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई है। तो भारत में आर्थिक आयोजन की जो प्रक्रिया है ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना के साथ प्रारंभ होती है जो कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है। वैसे उससे पहले ही देश में योजना के मार्ग को अपनाने की बात विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा सोची जा रही थी। तो 5 ईयर प्लान जो प्रथम 5 ईयर प्लान था उससे भी पहले हमारे देश में कई सारे संस्था के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा जो है वो योजना के मार्ग को अपनाने की बात कही जा रही थी या फिर सोची जा रही थी।
अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता पूर्व आयोजन संबंधी विचार क्या क्या है वो देख लीजिए। मतलब कि आइडियाज़ ऑन प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किए थे तथा इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले श्री एम विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भारत की प्रथम रूपरेखा रखी थी। तो सबसे पहले श्री एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा रखी थी पहली बार। फिर देख लीजिए सेकेंड, बाद में सन 1938 ईस्वी में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसने देश के आर्थिक विकास के लिए योजना का एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट आउटलाइन प्रकाशित किया था। इसके बाद देश के समक्ष एक एक करके 3 विकास योजनाएं रखी गई थी। सर्वप्रथम भारत में चुने हुए 8 व्यवसायियों ने 1943 में एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बम्बई योजना। तो 1943 में पहले आया था आपका बम्बई योजना। उसके बाद देखिए इस योजना का उद्देश्य 12 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो ये जो बम्बई योजना आया था आपका, जिसमें 8 गो व्यापारी मिलके 1943 में इसको लागू करते हैं, और इसका टारगेट था कि आने वाले 12 साल में जो लोगों का प्रति व्यक्ति आय है इसको दोगुना करना है। ठीक उसी समय श्री M.N. रॉय ने जन योजना यानी कि पीपुल प्लान नामक एक नई योजना प्रस्तुत की थी, और इस योजना में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था पीपुल प्लान में यानी कि जन योजना में। उसके बाद देख लीजिए श्री मन नारायण के द्वारा एक और योजना तैयार की गई थी, जिसको हम लोग गांधी योजना के नाम से जानते हैं। आगे देख लीजिए, किंतु इनमें से किसी भी योजना को व्यवहारिक रूप दे पाना संभव नहीं हो पाया। तो इनमें से जितना भी अभी तक हम बताए थे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में जो भी आया था आपका योजना से संबंधित प्रावधान, या तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका आया था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में योजना का, या फिर आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी आया था, या फिर आपका 8 गो व्यापारियों के द्वारा 1943 में बम्बई योजना आया था, या फिर आपका श्री M.N. रॉय के द्वारा जन योजना आया था, या फिर आपका जो है श्रीमन नारायण के द्वारा गांधी योजना आया था। इन सभी योजनाओं को जो है वो व्यवहारिक रूप से इसको लागू नहीं कर पाया। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, तो किंतु इनमें से किसी भी योजना को व्यवहारिक रूप दे पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देश जो था उस समय गुलाम था तथा विदेशी शासक देश के आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में रुचि नहीं लेते थे। तो जो भी विदेशी शासक थे वो हमारे देश में विकास हो इस तरह के काम में वो लोग रुचि रखते ही नहीं थे। ठीक है। तो जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया तब उसके बाद हम लोग के समक्ष आ गया कि इतनी बड़ी जो जनसंख्या है इसको चलाना भी है, इसको संभालना भी है, और हम लोगों को आगे बढ़ना भी है। अगर हम लोग बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे आगे, तो अभी हम लोग उसका परिणाम देख चुके थे कि हमारे ऊपर जो है ब्रिटिशर्स लोग ने इतने लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हमारे ऊपर शासन इन लोग किए हैं। तो इसी तर्ज पे जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान लाया गया था, और इसको बताया जाता है कि योजना आयोग ने देश के आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि विश्व की जो सेकेंड वर्ल्ड वार है और द्वितीय विश्व युद्ध और देश विभाजन के कारण असंतुलन को दूर करना था। तो योजना आयोग के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ किया गया था, और इसका एक ही उद्देश्य था कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके कारण, और जो हम लोग का देश का जो विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान के नाम पे, इसके कारण जो भी हमारे देश में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जो इम्बैलेंस हुआ है, अनबैलेंस हुआ है, इसको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि बताया जाता है कि तब से जो है बताया जा रहा है यहाँ की तब से ही हमारा प्रयास रहा है कि प्रत्येक 5-5 वर्ष के बाद एक नई योजना आरंभ की जाए, और जिससे बढ़े हुए लक्ष्य सामने रखे जाए। तो हम लोग का देश में एक टारगेट रखा गया कि हम लोग का देश 5 साल के लिए एक जो है वो प्लान करेगा, और 5 साल में कुछ टारगेट रखेगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करेगा जी जान लगाकर। ठीक है ना।
उसके बाद देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कि जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया, ये आपके जो है वो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक ये चला था। इसके बाद 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू रही। इसी तरह हम अपने प्रयासों में सफल भी हुए, और हालांकि कभी कभी कुछ विघ्न या फिर रुकावटें हमारे रास्ते में आती रही। उदाहरण के लिए, यह देश का दुर्भाग्य था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों के दौरान ही 2 बार पड़ोसी देशों ने हम पे हमला कर दिया था। तो जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो कि आपका 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक था, तो ये जो पाँच पाँच साल का जो टाइम पीरियड था, इसी के बीच में हम लोग का देश का ये दुर्भाग्य रहा था कि इसी के बीच में आपका दो गो जो पड़ोसी देश है वो हमारे ऊपर हमला कर दिए थे। 1962 में चीन ने और 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। इन हमलों के दबाव में हम बहुत सारी धन राशि विकास कार्यक्रम से निकाल कर रक्षा संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए बाध्य हो गए थे। कि ये सभी जो लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसमें हम हमारे ऊपर जो भी पैसा था, जो पैसा हम विकास कार्यक्रमों में लगा रहे थे, वहाँ से उसको हटाकर हम लोगों को रक्षा संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए हम लोगों का मजबूरी हो गया। और साथ ही साथ घरेलू परिस्थिति भी कुछ प्रतिकूल रही थी, हमारे अनुकूल नहीं थी। उसके बाद 1965 और 1966 के बारे में बताया जा रहा है कि 1965 और 1966 के दौरान जो है वो देश में भयंकर सूखा पड़ा, और साथ ही साथ पूरा एकदम अकाल जैसी स्थिति देश में बनी रही थी। उसके बाद कृषि उत्पादन में भयंकर गिरावट के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हो गई थी। तो देखिए एक ही साथ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो हमारे देश में 2 बार तो आपका युद्ध हो गया। उसके बाद हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा, अकाल जैसी समस्या भी हो गई, कृषि उत्पादन में भयंकर गिरावट आया, उसी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हो गई, कीमतें जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगी। और ऐसी परिस्थिति में हमें योजना के कार्यक्रमों को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ गया, और ऐसे में स्थगित करने के लिए हम लोगों को मजबूर हो गया। हम लोगों पर इतना भी पैसा नहीं बच रहा था, फंड नहीं बच रहा था कि हम लोग जो है वो विकास संबंधी योजनाओं को ला सकें। लेकिन यह परिवर्तन केवल 3 साल के लिए ही था, और इन 3 वर्षों को यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक का जो है उसको हम लोग आयोजन अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे का काल मानते हैं। और इन 3 वर्षों में वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, और इनका मुख्य उद्देश्य तीसरी योजना के दौरान खोए संतुलन को प्राप्त करना था। तो देख लीजिए, तो जो आपका 3 साल योजना अवकाश था, प्लान हॉलीडे था, उसके बाद 3 सालों में हम लोग जो कुछ काम नहीं कर पाए, केवल एक एक साल के लिए योजना तैयार किए थे। और इसका एक ही पर्पज़ था कि जो हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो भी हम लोग बैलेंस को खो दिए थे, इसको हम लोगों को दोबारा प्राप्त करना है। तो इसी क्रम में बताया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग जाने कि आपका जो है वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। फिर आपका 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1956 से लेकर 1961 तक चला। फिर तीसरा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1966 से लेकर 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। लेकिन इस बीच आपका 3 कांड हो चुका था। तो इसी बीच में आपका 1966 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल जो है वो आपका योजना अवकाश यानी कि जो है वो प्लान हॉलीडे रहा। उसके बाद 1978 और 78 से 80 यानी कि 2 साल के लिए अनवरत योजना चला, यानी कि एक साल का चला। उसके बाद योजना अवकाश फिर रहा 1990 और 91 के बीच में, फिर 91 से 92 के बीच में, यानी कि 2 साल आपका फिर से क्या रहा, योजना अवकाश रहा, यानी कि प्लान हॉलीडे रहा। तो देखिए 1966 से 1969 तक, 66, 67, 67, 68, 68, 69, ये 3 साल जो है वो आपका योजना अवकाश रहा। उसके बाद 78 से 80 2 साल के लिए जो है वो आपका अनवरत योजना चला। अनवरत योजना चला, क्या चला था, तो अनवरत योजना चला था। और जो अनवरत योजना है इसी को ही हम लोग यहाँ पे जो है वो अभी पढ़े थे, रोलिंग प्लान। तो ये आपका रोलिंग प्लान चला था आपका 2 साल के लिए, 78 से 80। इसके बाद 90 से 91, 91 से 92 फिर जो है आपका योजना अवकाश रह गया था। तो ये बोला जा रहा है कि पुनः 1978 से 1980 की अवधि में भी 2 वार्षिक योजनाएं ही बनाई गई, और इसी तरह 1990 से 92 के 2 वर्षों में केवल 2 वार्षिक योजनाएं ही बनाई गई।
तो 78 से 80 2 साल के लिए रोलिंग प्लान बना। उसके बाद 90 से 92 फिर 2 साल के लिए फिर से आपका वार्षिक योजनाएं ही बना। और फिर बताया जाता है कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1900 सॉरी यहाँ 8वीं, हाँ ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1992 से 97 रही तथा 9वीं योजना की जो है कार्य अवधि 97 से 2002 रही। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 अप्रैल 2002 से लेकर 2007 तक 31 मार्च 2007 तक के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। फिर हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक लागू रही। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर जो है वो आपका 31 मार्च 2017 तक आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही रहा। उसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजना ये योजना आयोग को रिप्लेस करके फिर हम लोग नीति आयोग ला दिए। और ये जो पहले 5 ईयर का प्लान बनता था इसको हम लोग फिर ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है हमेशा। क्या क्या बोले हैं वो देख लीजिए। 67 से 69 तक योजना अवकाश 3 साल के लिए, 2 साल के लिए 78 से 80 रोलिंग प्लान। फिर आपका फिर 90 से 92 2 साल के लिए फिर आपका एक तरह से समझिए योजना अवकाश रहा था। ऊपर में 3 गो गया, फिर यहाँ पे 2 गो यहाँ पे गैप हो गया, ठीक ना, 2 गो योजना, तो 3 2 5। उसके बाद फिर आपका यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते ही चले गए। फिर पंचवर्षीय योजना का अगर हम लोग देखें तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी कई सारा था। अगर उन उद्देश्यों को भी हम लोग यहाँ पे देख ले तो बोला जाता है कि भारत में आर्थिक आयोजन का सहारा देश से गरीबी हटाने के लिए किया गया था। तो आर्थिक आयोजन जो है इसका सहारा हम लोग देश से गरीबी हटाने के लिए इसका यूज किए थे। इस तरह भारत में आयोजन का मूल या फिर केंद्रीय उद्देश्य यानी कि बेसिक और जो आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो गरीबी को दूर करना था और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना था। इसी मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक संबंधित उप उद्देश्यों यानी कि रिलेटेड सब ऑब्जेक्टिव की भी पूर्ति करना आवश्यक था। इनमें से कुछ जो है उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला काम तो गरीबी हटाना ये था। इसके साथ ही साथ जो है वो साधारण जो है जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना था। इसके अलावा और भी काम क्या क्या है मेन वो देख लीजिए। इसका उद्देश्य, एक उद्देश्य है आपका उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना है यानी कि रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो बोला गया था कि भारत में आयोजन का सबसे बड़ा ध्येय उत्पादन को बढ़ाना था। तो सबसे बड़ा पर्पस जो है वो आपका उत्पादन को ही बढ़ाना था। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का ही परिणाम होता है। तो अगर आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगा तो उससे आपका प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप देशवासियों के आय स्तर में वृद्धि होती है और उन्हें अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं जो है वो आपका उपलब्ध होती है। तो अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है कहने मतलब देश में रहने वाले नागरिकों की आय में भी वृद्धि होगा, वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होगा, सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगा। तो ये सभी बहुत अच्छा है। उसके बाद देख लीजिए, किंतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप केवल उसी दशा में देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी संभव है जब राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर जनसंख्या की वृद्धि की दर से अधिक हो। आप देख लीजिए, ये तभी तक पॉजिटिव है जब तक जनसंख्या वृद्धि दर अगर 5% है और हम लोग का राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अगर 7% है तो ही यहाँ की जनसंख्या का जो है वो आपका आय में वृद्धि होगा। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है और राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर कम है तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लोगों का आय नहीं बढ़ेगा। फिर वही बात बोला गया है। उत्पादन में तेज गति से वृद्धि करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको उत्पादन में वृद्धि करना है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो देख लीजिए। पहला कदम कि कृषि में सुधार एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि करके यानी कि इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। इसके लिए आवश्यक है कि कृषकों को सिंचाई, खाद, उर्वरक, बेहतर बीज, वित्त एवं बेहतर बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। दूसरा है औद्योगिक विकास में वृद्धि यानी कि हेल्पिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो औद्योगिक विकास में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की जो राशि इसको बढ़ाई जाए तथा निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा तीसरा देख लीजिए, व्यापार व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के सेवाओं यानी कि ट्रेड, कॉमर्स
और जो डेफिसिट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, इनको विकसित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था शीघ्र ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य यानी कि गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस को भी प्राप्त कर सकती है। तो देख लीजिए क्या बोला गया है कि अगर आप व्यापार में, व्यवसाय में और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में अगर आप विकसित हो जाइएगा और इसको ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिएगा तो ये क्या होगा, इससे आपको विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो शीघ्र ही आत्मनिर्भर के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेती है। और आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है कि देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निवेश के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन देश में ही उपलब्ध हो। कहने का मतलब है आत्मनिर्भर मतलब क्या, हम लोगों को जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो उसका जो है वो हम लोग का देश में ही उपलब्ध वो चीज़ है, तो हम लोग आत्मनिर्भर है। हम लोगों को कृषि के लिए, हम लोगों को अनाज के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों पे निर्भर ना होना पड़े, वो आपका आत्मनिर्भर है एक तरह से। आगे देख लीजिए, रोजगार के अवसरों में तीव्र वृद्धि करना चाहिए यानी कि रैपिड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। और बोला जाता है कि बेरोजगारी को दूर करने अथवा रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाना आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। और इससे रोजगार की सहायता से उपलब्ध मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को जीविका के साधन प्रदान करना ये भी संभव हो पाता है। तो ये आपका पहला ये था उद्देश्य। पहला उद्देश्य की बात करें कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना, और उत्पादन की मात्रा को हम लोग इतना बढ़ा कर लिखे, तो पहला उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना ये उसका उद्देश्य था। दूसरा, आर्थिक समानताओं की उपलब्धि यानी कि जो आपका आर्थिक रूप से जो इक्वालिटी है, आर्थिक समानता है, उसको प्राप्त करना है यानी कि अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो बोला जा रहा है कि आयोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक समानता से है ताकि देश में सामाजिक न्याय की जो है वो स्थापना की जा सके। धन व आय की असमानताएं सामान्य जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बाधक होती है, ठीक ना। इसीलिए स्वास्थ्य आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन असमानताओं को दूर किया जाए। तो स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन असमानताओं को दूर किया जाए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना है, ठीक ना, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इसको इस्टेब्लिश करना है। आगे देख लीजिए, इस तरह के समाज की स्थापना के लिए देश में उत्पादन की मात्रा में तेज वृद्धि लाना और उसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना अति आवश्यक है। विकास की इस प्रक्रिया को हमारी योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की संख्या दी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा देख लीजिए, आर्थिक समानताओं के उद्देश्य को 11वीं योजना में एक व्यापक रूप दिया गया था। इसके अनुसार अब हमारा प्रयास समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। और समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए एवं विकास से सभी वर्ग लाभान्वित होनी चाहिए। तो देख लीजिए, आर्थिक आयोजन का अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य था कि आपका गरीबी को हटाना है मेन, फिर और है आपका जीवन स्तर में सुधार करना है मेन। तो इसके लिए हम लोगों को अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना होगा, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाना होगा, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा, आर्थिक समानताएं को सुनिश्चित करना होगा, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा तीव्र गति से आर्थिक विकास करना होगा। ये हम लोग पढ़े हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि आर्थिक आयोजन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना और उसे बनाए रखना है। तो आर्थिक नियोजन का एक और भी अन्य पर्पस है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है और उसको बनाए रखना है, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, आर्थिक स्थिरता से यह अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न नियमित उतार चढ़ावों को समाप्त किया जाए। तो आर्थिक स्थिरता कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था में जो नियमित उतार चढ़ाव हो रहा है इसको समाप्त किया जाए, यही आपका आर्थिक स्थिरता है। आगे देख लीजिए, समाप्त किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था सही ढंग से आगे बढ़ सके और जनसाधारण के जीवन स्तर में समय के साथ सुनिश्चित सुधार जो है वो आपका लाया जा सके।
आगे देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके तहत देखते हैं कि हमारी योजनाओं में इस तत्व पर बल दिया गया है कि विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में अद्यतन तकनीक, मतलब कि आधुनिक तकनीक तथा आधुनिकतम उपकरणों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाए। आधुनिकीकरण के अनेक परिणाम हो सकते हैं। परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। पहला परिणाम कि उत्पादकता के स्तर में सुधार संभव हो पाता है। इसके अलावा वस्तुओं की गुणवत्ता इसमें श्रेष्ठता बढ़ती है। इसके अलावा संसाधनों के कुशलतम उपयोग से उत्पादन लागत में कमी जो है वो भी संभव होती है। और अगर संक्षेप में देखा जाए तो आयोजन के मौलिक उद्देश्य अर्थात गरीबी को दूर करने की प्राप्ति है। गरीबी को दूर करने की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, स्थिरता एवं आधुनिकीकरण आदि उद्देश्यों पर बल दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर संक्षेप में देखें तो बोला गया है कि आयोजन के मौलिक उद्देश्य अर्थात गरीबी को दूर करने की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, स्थिरता एवं आधुनिकीकरण आदि उद्देश्यों पर बल दिया गया है। ये सभी उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एवं एक दूसरे को ही बढ़ावा देते हैं। उदाहरणतः उत्पादन में वृद्धि से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, असमानताएं कम होती हैं एवं स्थिरता बढ़ती है। ये सब बेहतर जीवन में भी परिलक्षित होती है। ये सभी तो आपका मेन उद्देश्य हो गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्य की बात करते हैं यानी कि अदर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। वो देख लीजिए, उपरोक्त 5 लक्ष्यों के अलावा भी हमारे आयोजन में कुछ अन्य उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है आपका आर्थिक क्रियाओं में विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एक्टिविटी। बोला जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि प्रधान थी। समग्र जीडीपी का 60% भाग जो है वो आपका इसी क्षेत्र से प्राप्त होता था। और साथ ही साथ कुल श्रम शक्ति के 70% को इसी क्षेत्र से ही जीविका प्राप्त होती थी। तो जितना भी आपका श्रम शक्ति है उसको लगभग 70% श्रम शक्ति को इसी क्षेत्र से यानी कि आपका कृषि क्षेत्र से ही जो है वो आपका क्या होती थी, जीविका उपलब्ध होती थी। हमारे कुल निर्यातों में 3/4 निर्यात केवल और केवल कृषि क्षेत्र से ही उपलब्ध होते थे। हमारी योजनाओं में इस तरह के असंतुलन को दूर करने का सफल प्रयास किए गए। इसलिए आवश्यक है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को साथ ही साथ क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आर्थिक क्रियाओं में विविधीकरण ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग संभव करना चाहिए यानी कि मैक्सिमम द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो बताया जाता है कि मात्र उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि से ही लोगों के कल्याण में सुधार नहीं आ सकता है। यह आवश्यक है कि उत्पादन की जिस अतिरिक्त क्षमता का निर्धारण किया जाता है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग भी किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी योजनाओं में संसाधनों के अधिकतम संभव उपयोग पर बल दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, कीमत प्रतिस्पर्धा शक्ति प्राप्त करना यानी कि अचीविंग प्राइस कम्पिटिटिवनेस। तो बोला गया है कि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हमारा प्रमुख उद्देश्य है कीमत स्तर में स्थिरता बनी रहे। इसी के साथ जुड़ा है प्रतिस्पर्धा शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी उत्पादन लागतों में बराबर कमी लाने का प्रयास करना चाहिए। उत्पादन लागतों में कमी से हमें कम कीमतों पर अपने उत्पाद बेच सकने में समर्थ होंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत अधिक मात्रा में हमारे उत्पादों की फिर क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी। अगर आप चीज़ भी सस्ता दीजिएगा और चीज़ भी अच्छा दीजिएगा तो आपका मांग होगा ही होगा। बाज़ारों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहिए यानी कि इनटैब्लिशमेंट ऑफ द मिक्स इकोनॉमी इन इंडिया। कहने का मतलब है हमारी योजनाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं इसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य पर भी बल दिया गया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में समझौते की स्थिति है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपका क्या था, जो हम लोग योजना लाए हैं, इस योजना का यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है इसका ये सभी उद्देश्य था। तो इन उद्देश्यों को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इस उद्देश्यों से भी आपका जो है वो बनता है एग्जाम क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, भारतीय योजनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है वो देख लीजिए यानी कि इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ
इंडियन प्लान्स, इसको देख लीजिए। ये सबसे पहला आपका कैसा है, निर्देशात्मक आयोजन है, यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग है। तो बोला जाता है कि समाजवादी देशों में योजनाओं में पाया जाने वाला अनिवार्यता का तत्व भारतीय योजनाओं में नहीं है। भारतीय योजनाएं अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करती है जिन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण भारत में संपूर्ण कृषि निजी क्षेत्र में है, लेकिन सरकार योजनाओं में इस क्षेत्र के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसको भी आप याद रखिएगा कि हम लोग का योजना का एक फीचर्स है कि ये जो हम लोग का योजना है ये आपका निर्देशनात्मक आयोजन भी है। कहने मतलब है कि ये योजना में आपका केवल उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया है जो सरकार का है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है जो सरकार का नहीं है, जो निजी क्षेत्र है वहाँ की योजनाओं के ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक ना, आगे देख लीजिए। ये आपका व्यापक योजना है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो बोला जाता है कि उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भारतीय योजनाएं व्यापक होती थी और इनके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में संपन्न होने वाली आर्थिक क्रियाएं आती थी। इस दृष्टि से वे पश्चिम यूरोप में लागू किए जाने वाले आर्थिक आयोजन से पूरी तरह क्या थी, अलग थी। पश्चिम में क्या है कि कुछ ही बिंदुओं पर आंशिक आयोजन को अपनाया जाता था जो महज कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था, और इन देशों में आयोजन का प्रयास राजकोषीय उपायों के रोजगार का ऊंचा स्तर बनाए रखना भी है। यदि कभी कुछ जरूरी वस्तुओं का अभाव हो जाता है तो राशनिंग व्यवस्था अथवा कीमत नियंत्रणों के माध्यम से न्यायोचित वितरण की व्यवस्था भी अपनाई जाती है। इस तरह के आंशिक आर्थिक आयोजन की तुलना में भारतीय आर्थिक आयोजन व्यापक रहा है, और इस दृष्टि से भारतीय आयोजन का स्वरूप कुछ कुछ समाजवादी देशों के आर्थिक आयोजन से मिलता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा भौतिक आयोजन है, कहने का मतलब ये फिजिकल प्लानिंग है। आर्थिक आयोजन दो प्रकार से हो सकता है, या फिर वो भौतिक आयोजन हो सकता है या फिर वो वित्तीय आयोजन हो सकता है। भौतिक आयोजन से अभिप्राय है कि श्रम, पदार्थ, ऊर्जा आदि के रूप में योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का आवंटन करना होता है। इसके विपरीत जो आपका वित्तीय आयोजन होता है उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय साधनों का आवंटन किया जाता है। दोनों तरह के आयोजन एक दूसरे के पूरक होते हैं और विवेकपूर्ण आयोजन में दोनों को एक साथ रखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे देख लीजिए सामाजिक आयोजन, ये भी इसका एक विशेषता है। तो बोला जाता है कि भारतीय आयोजन विशुद्ध आर्थिक आयोजन नहीं है, यह वस्तुतः सामाजिक आयोजन भी है। इसी कारण से इसे आर्थिक स्वरूप में कुछ विसंगतियां पैदा हो गई है, और इसके सामाजिक स्वरूप की वजह से उन सभी कारकों का प्रभाव जो राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं भारतीय आयोजन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जहाँ तक राजनीतिक वातावरण का प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग, जमींदारों और बड़े किसानों का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक आर्थिक योजना आयोजन को। ठीक है ना। इसके अलावा देख लीजिए, इसमें जो है वो आपका विश्वसनीय आंकड़े, यानी कि आपका अनरिलेएबल डाटा यहाँ पे अनरिलिएबल डाटा यहाँ पे आयोजित होता है। बोला जाता है कि अर्थपूर्ण आयोजन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना विश्वसनीय आंकड़ों के सभी प्रक्षेपण, यानी कि सभी जो प्रोजेक्शन है वो अटकलबाजी मात्र होते हैं। विश्लेषण में गंभीर तार्किक आर्थिक तर्क की कमी होगी। तथापि भारत में आंकड़े गुणात्मक दृष्टि से अच्छे नहीं हैं, इसमें संदेह नहीं है कि 1951 में जब आर्थिक आयोजन का प्रारंभ हुआ था तब से आंकड़ों में बहुत सुधार हुआ है। तथापि इस दिशा में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस समय राज्य स्तर से नीचे के आंकड़े बहुत शोचनीय स्थिति में है, या तो आंकड़े उपलब्ध है ही नहीं या फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं। ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आयोजन की प्रमुख उपलब्धि और विफलताएं ये हम लोग तो आगे देखेंगे, अभी हम लोग नहीं देखेंगे। जब हम लोग एक एक करके आयोजन की बात करेंगे ना, तो आयोजन में हम लोग देखेंगे कि आपका क्या कारण है और कितना हम लोगों का उपलब्धि हुआ है, क्या क्या हम लोगों का फेलियर हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग फिर देखेंगे कि आपका आयोजन की सफलता के पीछे कारण देखेंगे कि जो भी आपका आर्थिक कारण क्या था, फिर आपका गैर आर्थिक कारण क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं का ब्यौरा एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे कि आपका ये पंचवर्षीय योजना क्या है, वो पंचवर्षीय योजना क्या है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग एक एक करके जो है वो आपका डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो
भारत में आयोजना की रणनीति, इसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना और आपका नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट बताया जाता है ना कि भारत में जो आर्थिक आयोजना है यानी कि जो प्लानिंग है, इसको हम लोग सामाजिक आर्थिक आयोजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सामाजिक पक्ष और आपका आर्थिक पक्ष दोनों ही देखने को मिलता है। आर्थिक आयोजना क्या है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय वरीयता यानी कि नेशनल प्रायोरिटी या फिर हित के अनुरूप देश में उपलब्ध संसाधनों का विकासात्मक कार्यों में किए जाने वाले प्रयोग को आर्थिक आयोजना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक योजना एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित संसाधनों का कौशलपूर्ण प्रयोग कर पहले से निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों या फिर उद्देश्यों का प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि आर्थिक योजना क्या है, आर्थिक आयोजन क्या होता है, या फिर आर्थिक योजना क्या है। तो आर्थिक योजना जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का कौशलपूर्ण तरीके से यानी कि बहुत ही बेहतर तरीके से उसका यूज करके एगो हम लोग निर्धारित कर देते हैं आर्थिक लक्ष्य, और उस आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही जो है वो आपका आर्थिक योजना कहलाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है वो कल की क्लास में जानेंगे कि भारतीय आयोजना या फिर योजना, इसको हम लोग देखेंगे कि भारतीय योजना जो कि आपका पंचवर्षीय योजना है, इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे कि एक आपका योजना काल यानी कि प्लानिंग पीरियड पढ़ेंगे, और एक आपका उत्तर योजना काल पढ़ेंगे। यानी कि पहले जैसे आपका योजना आयोग था 1951 से 2017 तक, उसके बाद 2017 से लेके अभी 2025-26 तक, जब आपका जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्लानिंग पीरियड यानी कि उत्तर योजना काल कहते हैं। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद योजना काल जो आपका 1951 से 2017 तक था, जिसको हम लोग योजना काल कहते हैं, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक ना। और क्या था क्या नहीं था इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो है वो आपका थोड़ा सा एक पॉइंट और रह जाता है योजना आयोग के बारे में, उसको जानकर फिर हम लोग एनडीसी के बारे में यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर जो है वो आपका पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जान लेंगे। उसके बाद उद्देश्य जाने के बाद जो है वो हम लोग इसके आगे की जो है वो चर्चाएँ स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो सभी योजना के बारे में फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो आपका पहला 5 ईयर प्लान था, इसमें इसका अवधि क्या से क्या तक था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका उपलब्धि क्या था, ये किस मॉडल पे था, और इसमें कुछ कुछ फीचर्स होगा उसको भी हम लोग शामिल कर देंगे। ये हो जाएगा। इसके बाद इसके होने के बाद जो है वो भारत में आयोजना के चरण देखेंगे, प्रथम चरण, फिर आपका द्वितीय चरण, ऐसे करके पढ़ेंगे। और हम लोग फिर एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करेंगे। और पहला पंचवर्षीय योजना में क्या काम था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ, इन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।